हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने ही YouTube चैनल पे मैं पंकज कटारिया इकोनॉमिक्स विषय की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमने इकोनॉमिक्स के बहुत अधिक बिंदु अब तक स्पष्ट कर लिए हैं। अब हम इसी कड़ी में एक नया बिंदु और जोड़ने वाले हैं, जो किसको लेकर है? एकाधिकार बाजार को लेकर है। यस, आपने ठीक समझा, मोनोपोली मार्केट को लेकर है। इस मोनोपोली मार्केट में जो कीमत निर्धारण है वो किस प्रकार होता है, ये हम देखने वाले हैं। हम यहाँ सीखेंगे सबसे पहले तो मोनोपोली मार्केट के बारे में कि एकाधिकार बाजार होता क्या है। पहले तो हमें इसको सीखना है। देखिएगा, यस, आपको कह रहा हूं, विशेष ध्यान देना है, फोकस करना है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं ये, जितना आप इनको अच्छे से समझेंगे उतना ही आपके दिमाग में ये आसानी से बैठ जाएंगे। ओके, तो हमें सीखना है। पहले तो जो मोनोपोली मार्केट है वो है क्या चीज, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम नाम दे रहे हैं एकाधिकार बाजार, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट। ये मोनोपोली मार्केट है क्या चीज, इसी को ध्यान देना है, इसी को समझना है। तो हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसा बाजार होता है जिसमें वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है, यानी पूरे बाजार पर सिर्फ और सिर्फ एक अकेले उत्पादक का नियंत्रण होता है। ऐसा मार्केट हमें एकाधिकार बाजार के नाम से इसे हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, बेसिक से हम हमेशा कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? ऐसा विषय है जिसमें आप नाम को समझ के 40% मैटर समझ सकते हैं, 40% मैटर आप हल कर सकते हैं। यहाँ नाम को देखिए आप, एकाधिकार यानी एक का ही अधिकार, एक का ही अधिकार। यस, मोनोपोली, आपने बिल्कुल सही समझा है। एक का ही अधिकार यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा बाजार है जिसमें पूरे के पूरे बाजार पर, आप ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण पूर्ति मात्रा पर अकेले उत्पादक का नियंत्रण रहता है। ऐसे बाजार को आप मोनोपोली मार्केट के नाम से जानते हैं, एकाधिकार बाजार के नाम से जानते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाजार होता है ना, इसमें उत्पादक जो होता है ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है कि उसकी कोई समरूप वस्तु होती ही नहीं है। यस, देखिएगा, सुनिए, अंतर जानिएगा। हमने एक मार्केट ये भी देखा था, ये तो हो गया एकाधिकार मार्केट, एकाधिकार। ओके, एकाधिकार। इससे पहले हमने एक बाजार ऐसा भी देखा था जिसको हमने नाम दिया था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ये अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एकाधिकार बाजार के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में। वहां हमने ये देखा था कि इस बाजार में जो उत्पादक होते हैं वो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, इस बाजार में। लेकिन एकाधिकार में डिफरेंट क्या है कि ये ऐसा बाजार है जिसमें समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता ही नहीं है। यस, हम ये कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनके आपस में स्थानापन्न होते ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट होते ही नहीं है। आप ये कह सकते हो कि ये ऐसा बाजार है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अकेला उत्पादक होता है पूरी की पूरी वस्तु का। मैं यहां इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार, बाजार बाजार का वह रूप है या वह बाजार है, वह बाजार है जिसमें संपूर्ण बाजार पर, संपूर्ण बाजार पर एक ही उत्पादक का नियंत्रण होता है। नियंत्रण हो, समझिएगा इसको। यानी ये बाजार का वह रूप है जिसमें पूरे के पूरे बाजार पर सिर्फ अकेले उत्पादक का नियंत्रण रहता है। हम ये कह सकते हैं कि एक ही अकेले उत्पादक का अधिकार रहता है। ऐसे बाजार को हम कह देते हैं मोनोपोली मार्केट।
यहां हमने कहा कि इस बाजार में वस्तु की कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है दोस्तों। और निकट स्थानापन्न का मतलब क्या होता है इसको भी समझिएगा। हम ये कह सकते हैं इस बाजार में उत्पादित वस्तु की कोई भी स्थानापन्न वस्तु, अभी बताएंगे सब्स्टिट्यूट क्या होता है। स्थानापन्न वस्तु उत्पादित नहीं होती है, जानिएगा इसको। देखिए यहां एक नाम आ रहा है स्थानापन्न वस्तु, यानी इस बाजार में जो भी वस्तु उत्पादित होगी ना उसकी कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होगी। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है सुनिएगा, यानी ऐसी वस्तुएं, स्थानापन्न क्या है इसको थोड़ा फोकस कीजिएगा, ऐसी वस्तुएं जिनका एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर लेते हैं। यह हमने मांग के नियम में भी समझा था कि ऐसी वस्तुएं स्थानापन्न कहलाती हैं जिनका अगर एक वस्तु हमें नहीं मिल रही तो हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एज ए एग्जांपल, एक सिंपल उदाहरण आता है चाय कॉफी। मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आ गए, किसी समय चाय अवेलेबल नहीं है, कॉफी बना दी। कॉफी अवेलेबल नहीं है तो आपने चाय बना दी, यानी चाय के स्थान पे आप कॉफी का उपयोग कर सकते हैं और कॉफी के स्थान पे किसका, चाय का उपयोग कर सकते हैं। तो एकाधिकार बाजार ऐसा बाजार होता है जिसमें इसकी कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यहां जितने भी वस्तुएं उत्पादित होंगी ना वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के नियंत्रण में होती हैं, एक व्यक्ति को, और ऐसा व्यक्ति कहलाता है एकाधिकारी। यानी इस बाजार में पूरा का पूरा बाजार पर जो भी नियंत्रण होता है वो अकेले एकाधिकारी का ही होता है। इसको आपको विशेष समझना है। क्यों? तभी तो हम इस बाजार को एकाधिकारी बाजार कहेंगे, वरना इसमें भी पूर्ण प्रतियोगिता की जैसे वस्तुओं के अनेक विक्रेता हों तो ये तो फिर पूर्ण प्रतियोगिता हो गया। इसको हमने एकाधिकार क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पूरे मार्केट में एक ही व्यक्ति का अधिकार है, इसीलिए हमने इसको अंग्रेजी में मोनोपोली कहा कि ऐसे बाजार में अकेले विक्रेता, अकेले उत्पादक की मोनोपोली होती है। दैट इज क्लियर। तो एकाधिकार का अर्थ है थोड़ा विशेष समझना है आपको, पूर्ण प्रतियोगिता से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के अनेक विक्रेता भी थे तो अनेक क्रेता भी थे। यहाँ क्रेता यानी खरीदार तो अनेक होते हैं, किसमें? एकाधिकार में। परंतु जो सप्लायर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो विक्रेता होता है वो एक ही होता है, इसीलिए हमने इसे एकाधिकारी कहा है। इस बाजार पर सिर्फ और सिर्फ एक अकेले व्यक्ति का नियंत्रण होता है साथियों, इसीलिए तो हमने इसे एकाधिकारी कहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस बाजार की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, किस किस वस्तु का हम कहें इसमें उत्पादन होता है, या ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसी कौन कौन सी इसकी अपनी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य बाजारों से पृथक करती हैं, ठीक है। तो हम यही देखेंगे। यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिखने वाले हैं एकाधिकारी बाजार की विशेषताएं, ठीक है। कौन से बाजार की? एकाधिकार बाजार की। यहाँ हम अलग से इसका एक इंडिकेशन करके लिखते हैं, एकाधिकारी बाजार की विशेषताएं। एकाधिकारी बाजार, मोनोपोली मार्केट, एकाधिकारी बाजार कह सकते हैं की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, विशेषताएं। ये क्या है? देखिए एक विशेषता तो अभी आपने इसकी डेफिनेशन में देख ली होगी, यानी इसमें वस्तु का क्या होता है, सिर्फ अकेला उत्पादक होता है। तो पहली विशेषता तो हम ये कह सकते हैं इस बाजार में वस्तु का एक ही उत्पादक होता है। उत्पादक कह सकते हैं, विक्रेता कह सकते हैं, विक्रेता होता है। कौन से बाजार की बात कर रहे हैं हम? मोनोपोली मार्केट की। इस बाजार में जो उत्पादक होता है वो वस्तु का एक ही उत्पादक होता है और कोई यहाँ उत्पादक
नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरी विशेषता है कि वस्तु की कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है साथियों। इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। देखिए, ये भी हमने यहाँ डेफिनेशन में देखी है, अभी अभी हमने लिखा है कि इसकी निकट स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव रहता है। और निकट स्थानापन्न का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं इस बाजार में नहीं होती हैं जिनको आपके पास नहीं है तो आप दूसरे का प्रयोग कर लेते हैं। निकट स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण और भी आप ले सकते हैं। हमने एक कॉमन उदाहरण लिया है, चाय कॉफी। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे दाल की विभिन्न किस्में। दाल जो होती है ना, दाल की विभिन्न किस्में, ये भी क्या है, स्थानापन्न है, विभिन्न किस्में। जैसे सुनिएगा, मान लीजिए हमें दाल खानी है, किसी समय चने की दाल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरी दाल बना लेते हैं। अब दूसरी दाल में बहुत दालें आती हैं, हम किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, बहुत सारी दालें हैं दाल की, तो हम यहां कह सकते हैं कि इस बाजार में ऐसी कोई सामग्री उत्पादित नहीं होती है। तो दूसरी डेफिनेशन यही हो जाती है। ठीक है, हम यहां लिख देंगे इसमें, बाजार में उत्पादित वस्तु की निकट स्थानापन्न वस्तु का अभाव रहता है। निकट स्थानापन्न वस्तु का अभाव रहता है। सुनिएगा, देखिए, निकट स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती हैं इस बाजार में, क्योंकि हमने यहां लिख लिया है कि ये बाजार ऐसा बाजार है जिसमें एकाधिकारी जो वस्तु उत्पादित करेगा ना, उसका कोई भी विकल्प किसी के पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर विकल्प हो जाता है तो एकाधिकारी का नियंत्रण खत्म हो जाता है बाजार से। इस बाजार की एक और विशेषता जो है वो ये है कि इस बाजार में फर्म और उद्योग दोनों एक ही होती हैं। आप ये लिख सकते हो, बाजार में फर्म, अभी बताएंगे क्या होता है फर्म। वैसे तो आप सभी समझदार हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा है, हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ा था, तो उसमें हमने फर्म का भी उल्लेख किया था और उद्योग का भी उल्लेख किया था। बाजार में फर्म तथा उद्योग दोनों एक ही होते हैं। कौन से बाजार में? एक अधिकारी बाजार में। इस बाजार में ऐसा नहीं है कि उद्योग अलग है, फर्म अलग है। यस, यहां सिंपल रूप में कह सकते हैं कि इस बाजार में फर्म ही क्या कहलाएगा? उद्योग कहलाएगा। या आप ये कह सकते हैं उद्योग ही क्या कहलाएगा? फर्म कहलाएगा। ठीक है, यहां हम कह सकते हैं कि देखिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, फर्म क्या है? यूनिट, उत्पादन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट जो है। उद्योग भी क्या है? वही प्रोडक्शन यूनिट का हम कह सकते हैं समरूप हो गया उद्योग भी। इंडस्ट्री और यूनिट दोनों एक ही रूप में प्रयोग होते हैं। कौन से बाजार में? एकाधिकार बाजार में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमने क्या देखा था? हमने वहां दोनों को अलग अलग लिया था। वहां हमने उद्योग अलग कहा था और फर्म अलग कहा था। ठीक है, अब एक अंतर और समझिएगा। नंबर 4 जो इसकी विशेषता है वो क्या कहती है कि इस बाजार में, कौन से बाजार में? एकाधिकार बाजार में। जो एकाधिकार बाजार है उसमें AR और MR, AR तथा MR, अभी इसको और एक्सप्लेन करेंगे। AR तथा MR वक्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए, इस पे और फोकस करना है आपको। AR तथा MR। AR क्या है? एवरेज रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व। और इसी कर्व को हमने नाम दिया है मांग वक्र, मांग वक्र। एकाधिकार बाजार में MR तथा AR, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये दोनों वक्र क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या था? दोनों एक ही थे। और हमने देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इनका जो आकार था वो आप कह सकते हो कि इस प्रकार का था, OX अक्ष के समानांतर। इसी को हमने AR बराबर MR लिखा था और इसी को हमने P लिखा था। यहां बिल्कुल अलग हो गया, यहां दोनों वक्र अलग होते हैं।
एकाधिकार बाजार में क्या होता है, एआर जो वक्र है ना, ये एआर वक्र और एमआर वक्र, यहाँ अभी हम बना के बताएंगे कि एआर और एमआर की स्थिति क्या है। पहले तो हम सिर्फ देख रहे हैं इसकी बाजार की डेफिनेशन कि ये क्या चीज है, एकाधिकार बाजार है क्या चीज। यहाँ क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दोनों वक्र एक थे, इसी को आपने एआर और एमआर कहा। और आपने ये भी देखा था कि जो एआर वक्र है उसे हम नाम दे रहे थे मांग वक्र। कौन से बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र। यहां भी हम एआर वक्र को क्या कहेंगे, मांग वक्र कहेंगे, पूर्ण एकाधिकार बाजार में भी, परंतु दोनों एक ना होकर अलग अलग हैं। यहां पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दोनों जो वक्र थे, एआर वक्र और एमआर वक्र, दोनों ही ओ एक्स अक्ष के समानांतर थे। यहां दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अलग अलग हैं इसका मतलब क्या है कि दोनों जो वक्र हैं वो अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। यहाँ जो है स्थिति बिल्कुल अलग रहेगी, कौन से बाजार की तुलना में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तुलना में। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि एकाधिकारी जो है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो हम कह सकते हैं जो फर्म होती है वो कीमत तो स्वीकारक थी और ये कह सकते हैं कि उत्पत्ति मात्रा निर्धारक थी। यहां बिल्कुल अपोजिट स्थिति है। यहां क्या होता है कि दोनों में से कीमत और उत्पत्ति मात्रा या कीमत और पूर्ति मात्रा दोनों में से फर्म एक ही चीज को निर्धारित कर सकती है, या तो कीमत को निर्धारित कर लेती है या उत्पत्ति मात्रा को निर्धारित कर लेती है। दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर पाती है, यानी दोनों पर नियंत्रण नहीं होता है। या तो किस पर नियंत्रण होगा, पूर्ति मात्रा पर नियंत्रण होगा, या किस पर नियंत्रण होगा, कीमत पर नियंत्रण होगा। साथियों इसको समझिएगा। नंबर 5 जो है हम लिख लेते हैं, एकाधिकार बाजार में, इस बाजार में फर्म, और फर्म से क्या मतलब है, उद्योग भी कह सकते हो। इस बाजार में फर्म कीमतें तथा पूर्ति मात्रा दोनों में से एक को ही नियंत्रित कर पाती है, हम ये कहेंगे कि इस बाजार में एक साथ दोनों को नियंत्रित नहीं कर पाती है। भले फर्म का पूरी उत्पत्ति मात्रा पर नियंत्रण हो, लेकिन फर्म जो है दोनों को एक साथ, यानी कीमत को और पूर्ति मात्रा को दोनों को एक साथ क्या नहीं कर पाएगी, नियंत्रित नहीं कर पाएगी। आगे देखिएगा, इस बाजार में क्या होता है, जो एकाधिकारी होता है ना, ये जो मार्केट में जिसका नियंत्रण होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है दोस्तों अधिकतम लाभ कमाना। ध्यान दीजिएगा, इस बाजार में, यानी बाजार में एकाधिकारी का उद्देश्य है, बाजार में एकाधिकारी से मतलब क्या है, जिसका मार्केट पे नियंत्रण है। एकाधिकारी का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। अभी इसको और समझाएंगे आपको। उद्देश्य लाभ कमाना होता है। एकाधिकारी यहां सिर्फ किस उद्देश्य को लेकर आता है, लाभ कमाने के उद्देश्य को। उसको जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। जनता का जितना शोषण हो एकाधिकारी कर लेता है। क्यों? क्योंकि एकाधिकारी का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। बिना लाभ के एकाधिकारी कोई कार्य नहीं करेगा साथियों। ओके, यहां हमने कहा कि एकाधिकारी का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी विशेषता, ध्यान से सुनिएगा, इस बाजार में हम कह सकते हैं कि जो नई फर्में होती है ना, उन पर प्रभावपूर्ण रुकावटें होती हैं। यानी नई फर्मों का पूर्णतः प्रतिबंध होता है, नई फर्म मार्केट में नहीं आ सकती। कौन से बाजार में, एकाधिकारी बाजार में। इसको हम अलग तरीके से लिखते हैं कि इस बाजार में कोई भी नई फर्म, नंबर 7 बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर, फर्म क्या है, उत्पादन यूनिट, नई फर्मों के प्रवेश पर
के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें होती हैं। प्रभावपूर्ण रुकावटें होती हैं। आप ये भी कह सकते हो कि इस बाजार में, मार्केट में फर्मों का प्रवेश बंद रहता है। कोई भी फर्म मार्केट में यूं नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि पूरे के पूरे मार्केट पर किसका नियंत्रण होता है? एकाधिकारी का नियंत्रण होता है। इसीलिए ये मार्केट क्या होता है? मोनोपोली कहलाता है। मोनोपोली का मतलब कि पूरा का पूरा पूर्ति जो है वो किसके नियंत्रण में रहेगी? एकाधिकारी के नियंत्रण में रहती है। कौन से बाजार में? एकाधिकारी बाजार में। इसीलिए तो हमने इसे एकाधिकारी कहा है, मोनोपोली कहा है। ये इसकी मुख्य मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हम कह सकते हैं विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे इस बाजार में, यहां हमने कहा था कि AR और MR वक्र अलग अलग होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि उनका आकार कैसा होता है। कौन से बाजार में? एकाधिकारी बाजार में। ओके, आप ये भी कह सकते हो, एक विशेषता और लिख सकते हैं कि इस बाजार में जो पूर्ति लोच है वो बहुत कम होती है। मांग की पूर्ति लोच, यहां लिख लेते हैं एक विशेषता और, नंबर 8। इस बाजार में मांग की पूर्ति लोच, अभी बताएंगे क्या होता है मांग की पूर्ति लोच। इस बाजार में मांग की पूर्ति लोच बहुत कम होती है। देखिए, लोच का मतलब आपको पहले हमने समझा रखा है कि लोच का मतलब होता है परिवर्तन। ये जो संकेत है ना, ये जो शब्द है लोच, इसको हम डेल्टा से भी प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा। और हमने ये देखा था कि ये जो संकेत है ये परिवर्तन के लिए लिया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन है, ये संकेत जो है परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। कौन सा संकेत? लोच वाला संकेत। तो इस बाजार में मांग की जो पूर्ति लोच होती है बहुत कम होती है। हम ये कह सकते हैं कि मांग जो बदलती है उसके अनुसार एकाधिकारी पूर्ति बदलता तो है, लेकिन वहां कीमत पर बहुत कम असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां सप्लायर कौन होता है? सिर्फ एक होता है, एकाधिकारी होता है। सिंपल है। तो इस बाजार में हम ये कह सकते हैं कि मांग की पूर्ति लोच बहुत कम पाई जाती है। कौन से बाजार में? एकाधिकारी बाजार में। अब समझने की बात क्या है? यहां समझने की बात है ये जो वक्र बनेंगे AR और MR वक्र इस बाजार में, क्योंकि ये पूर्णतः किससे अलग है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से अलग है। तो हम यहां देखेंगे कि इस बाजार में AR और MR वक्र का आकार, AR तथा MR वक्र का आकार कौन से मार्केट में? एकाधिकारी मार्केट में AR किस प्रकार का होता है, MR कैसा होता है, ये हम देखने वाले हैं। AR और MR वक्र का आकार। यहां देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि ये जो बाजार है इसमें AR वक्र को आप क्या नाम देंगे? मांग वक्र। AR वक्र ही यहां मांग वक्र के नाम से जाना जाएगा। AR वक्र ही, इसे एवरेज रेवेन्यू कर्व भी आप कह देते हैं। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व। ओके, यही मांग वक्र कहलाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में भी यही होता था कि यही मांग वक्र के नाम से जाना जाता था। यहां भी सेम परिस्थिति है कि ये जो वक्र है इसे ही आप मांग वक्र कहेंगे। बस अंतर हुआ तो क्या हुआ कि यहां आकार बदल गया है। पहले दोनों ही वक्र AR और MR वक्र दोनों के दोनों ही पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में OX अक्ष के समानांतर हैं। OX अक्ष के समानांतर। यहां बिल्कुल अपोजिट हो गया है। यहां क्या है? दोनों गिरते हुए होते हैं, नीचे की तरफ गिरते होते हैं, बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरते हुए होते हैं। कौन से वक्र? AR और MR वक्र। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम स्पष्ट करते हैं कि इनकी क्या स्थिति बनी रहती है। दोस्तों सुनिएगा इसमें। अब हम इसका आकार देखने वाले हैं। AR और MR वक्र का आकार देखिएगा, इस पे विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि यही समझने लायक है कि AR वक्र ऐसा क्यों बनता है और MR वक्र ऐसा क्यों बनता है। यहां ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं AR और MR, क्योंकि दो वक्र दर्शा रहे हैं AR MR। यहां हम दर्शाएंगे उत्पादन मात्रा, उत्पादन मात्रा, यानी OX अक्ष पे हमने उत्पादन मात्रा को दर्शाया है, OY अक्ष पे हम क्या दर्शा रहे हैं?
ए आर और एम आर वक्र दर्शा रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो ए आर वक्र बनता है और जो एम आर वक्र बनता है वो ऊपर से नीचे की तरफ बाएं से दाएं, और बाएं से दाएं का मतलब क्या है कि जैसा आप खड़ा होकर वक्र बना रहे हैं, जैसा आप आपकी नोटबुक में वक्र बना रहे हैं, आपका राइट हैंड यहां इस रेखा चित्र का भी राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड रेखा चित्र का भी लेफ्ट हैंड माना जाएगा। तो इस एकाधिकार बाजार में जो एआर वक्र होता है उसका आकार कैसा होता है, उसका आकार इस तरीके का होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि नीचे की तरफ गिरता हुआ बाएं से दाएं, ये बायां हिस्सा ये दायां हिस्सा, इसको हम नाम दे रहे हैं एआर वक्र। एआर वक्र देखिए एआर वक्र का ये जो स्थिति है इसे हमने आपने एआर वक्र को नाम दिया दूसरा मांग वक्र। मांग वक्र और मांग वक्र आपने देखा भी है कि मांग वक्र आकार यही होता है, बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। कारण क्या होता है कि कीमत जो होती है, प्राइस जो होती है और जो डिमांड होती है, उन दोनों में संबंध कैसा होता है, विलोम होता है, उल्टा होता है संबंध, विलोम उल्टा, ठीक है। और इसी उल्टे संबंध की वजह से मांग वक्र कैसा होता था, बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता था। हमने ये भी जाना था कि जो मांग वक्र होता था उस मांग वक्र पे ऊपर वाले बिंदु पर मांग की लोच अलग होती थी, बीच वाले बिंदु पर मांग की लोच अलग होती थी, और जो सबसे नीचे वाला बिंदु था उस पर मांग की लोच अलग होती थी। यहां भी यही परिस्थिति रहेगी कौन से वक्र पर, एआर वक्र पे। और एआर वक्र का जो बीच वाला बिंदु है ये बिंदु, इस पर दोस्तों मांग की लोच हमेशा क्या होती है, हम ये कह सकते हैं कि ईडी बराबर 1 होती है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, कौन से वक्र में, एआर वक्र में। एआर वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। आपने ये जान लिया है पहले से ही मांग वक्र में कि मांग वक्र में भी यही स्थिति थी। मांग वक्र जब आपने बनाया था तो हमने ये देखा था कि बिल्कुल बीच वाला बिंदु होता है मांग वक्र के, उस पर इकाई की जो मांग की लोच थी वो इकाई के बराबर थी। ऊपर वाले जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, मांग की लोच बढ़ती जाएगी, ठीक है। हम ये कहेंगे कि इस स्थिति में जो मांग वक्र बनेगा, इस स्थिति में जो मांग वक्र बनेगा वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ बनेगा, और इसे ही आप कहेंगे एआर वक्र, एकाधिकार की स्थिति में एवरेज रेवेन्यू वक्र। अब हम देखेंगे कौन से वक्र का आकार, एमआर वक्र का आकार। एक चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि जहां पर एआर वक्र पर ईडी बराबर 1 है, ईडी बराबर 1 है, ईडी बराबर 1 से क्या मतलब है कि मांग की लोच इकाई के बराबर जहां पर है वहां पर एमआर वक्र जो होगा वो 0 होगा। इसको आपको विशेष ध्यान देना है, मैंने ये बिंदु इसीलिए नियुक्त किया है कि यहां पर आप 0 दर्शा सके। देखिए ये बिंदु जहां पर अगर इससे हम एक लंब डालते हैं, एक ऐसे अगर हम एक लंब डालते हैं किधर, ओ एक्स अक्ष के समानांतर, ओ एक्स अक्ष की तरफ अगर हम लंब डालते हैं तो ये यहां पर टकराता है, यहां पर टकराता है। और जब हमारा एमआर वक्र बनेगा तो एमआर वक्र के लिए ये बिंदु कौन सा बिंदु होगा, जीरो बिंदु होगा, जीरो बिंदु, ठीक है। तो एमआर वक्र का आकार इससे हम कह सकते हैं इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। हम ये कह सकते हैं कि ये एआर वक्र और ये कौन सा वक्र है, एमआर वक्र। अब एकाधिकारी उत्पादन कहां करेगा, इसका डिसीजन इन्हीं दो बिंदुओं से होता है। सुनिएगा, हम ये कह सकते हैं कि ये जहां पर एकाधिकार की स्थिति में एआर वक्र होता है ना, एआर वक्र से बिल्कुल नीचे बनता है कौन सा वक्र, एमआर वक्र। और जहां पर एआर वक्र पे मांग की लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में जहां पर मांग की लोच एआर वक्र पर इकाई के बराबर होती है वहां पर एमआर वक्र क्या होता है, 0 होता है। देखिएगा कैसे, इस बिंदु पर मांग की लोच एआर वक्र पर क्या है, इकाई के बराबर है। और ये बिंदु जहां पर मांग की लोच एआर वक्र पर इकाई के बराबर है वहां पर एमआर वक्र इस ओ एक्स अक्ष को काट रहा है। इसका मतलब इससे नीचे माइनस की स्थिति आ जाएगी, इससे नीचे माइनस की स्थिति। तो हमेशा एकाधिकारी यहीं तक उत्पादन करेगा। ये एकाधिकारी जो है यहां हम कह सकते हैं कि क्यू बिंदु तक ही उत्पादन करेगा। क्यों उत्पादन करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर एकाधिकारी इस बिंदु पर रहकर उत्पादन करता है, यहां रहकर उत्पादन करता है, या हम कहें कि Q से Q1 उत्पादन करता है, Q2 उत्पादन करता है, तो इस स्थिति में एकाधिकारी के लिए जो टोटल रेवेन्यू होती है, टीआर जो होती है वो ऋणात्मक हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि घटने लगती है, टीआर घटने लगती है। कभी जब एकाधिकारी कहां उत्पादन करे, इस बिंदु को आप क्या कहेंगे, मांग की लोच इकाई के बराबर,
इससे ऊपर वालों को हम कहेंगे इकाई से अधिक। मान के लो किससे अधिक, इकाई से अधिक, ईडी ग्रेटर देन 1। इससे नीचे वाले बिंदु को आप कह देंगे ईडी लेस देन 1। ठीक है, तो एकाधिकारी हमेशा उत्पादन कहां करेगा, इकाई से अधिक उत्पादन के क्षेत्र में ही उत्पादन करेगा, इकाई से अधिक मांग के क्षेत्र में उत्पादन करेगा। ओके, तो ये स्थिति कहां की है, एकाधिकार की स्थिति है। एकाधिकार में ए आर और एम आर वक्र दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ए आर वक्र और एम आर वक्र, ए आर वक्र के नीचे स्थित होता है कौन सा वक्र, एम आर वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता में हमने क्या देखा कि दोनों वक्र एक ही थे और दोनों वक्रों का हमने आकार देखा था। ये देखिए ए आर बराबर एम आर, पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर बराबर एम आर ओ एक्स अक्ष के समानांतर थे। यहां पर ए आर भी अलग है और एम आर भी अलग है। ए आर वक्र के नीचे कौन सा वक्र है, एम आर वक्र है, परंतु जहां पर ए आर वक्र इकाई के बराबर है वहां पर एम आर कितना है, 0 है। आप ये कह सकते हो कि जहां पर ए आर वक्र ईडी बराबर 1 है, उस बिंदु पर एम आर बराबर 0 है। बिल्कुल सिंपल परिस्थिति है। और ये जो लाइन है, ये जो हमने नोट करके लिखा है इसमें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां से पूछे जाता है प्रश्न कि जिस बिंदु पर ए आर वक्र इकाई के बराबर होता है वहां पर एम आर वक्र कितना होता है, तो आप कह सकते हो कि वहां पर एम आर 0 होगा। इसको कैसे जाना, देखिए हमने कहा ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु ए आर वक्र का है। इस बिंदु पर हमेशा मांग वक्र की जब हमने चर्चा की थी तो मांग वक्र में हमने यही देखा था कि बीच वाले बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर, जैसे इकाई वाले बिंदु से ऊपर जाएंगे तो मांग की लोच इकाई से अधिक, नीचे आएंगे तो मांग की लोच इकाई से कम, और आखिरी बिंदु पर मांग की लोच इकाई के 0 हो जाती है। यहां हम देखें कि जहां पर ए आर वक्र पर मांग की लोच इकाई के बराबर है वहां एम आर वक्र पर क्या है, 0 है। एम आर वक्र पर मांग क्या है, 0 है। तो हमेशा एकाधिकारी किस स्थिति में उत्पादन करेगा, इकाई से अधिक मांग की स्थिति में उत्पादन करेगा। यहां इसको लेकर और भी बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन ये चीज तो बहुत महत्वपूर्ण थी। अब हम यहां देखने वाले हैं कि क्या स्थिति है एकाधिकार बाजार में हमेशा एक ही उत्पादक क्यों बना रहता है। पहले तो आपने ए आर वक्र देखा, एम आर वक्र देखा, दोनों का आकार देख लीजिएगा। दोनों कैसे होते हैं, बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ। बाएं दाएं कैसे समझेंगे, यस, जिस तरीके से आप ड्रॉ कर रहे हैं मांग वक्र या ड्रॉ कर रहे हैं आप रेखा चित्र, उस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड मांग वक्र का लेफ्ट हैंड, आपका राइट हैंड हम कह सकते हैं मांग वक्र का राइट हैंड। ओके, तो आपके अपने राइट लेफ्ट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि मांग वक्र का राइट कौन सा होगा, मांग वक्र का लेफ्ट कौन सा होगा, इस रेखा चित्र का लेफ्ट कौन सा होगा, इसका राइट कौन सा होगा। तो यहां हमने ये रेखा चित्र बनाया, हमारा राइट इस हिस्से में है, हमारा लेफ्ट ये है, तो यहाँ रेखा चित्र का लेफ्ट भी राइट भी ये हो गया और रेखा चित्र का हम कह सकते हैं लेफ्ट ये हो गया। तो ये जो रेखा चित्र है बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ ए आर वक्र प्रदर्शित करता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, और इस वक्र के बिल्कुल नीचे कौन सा वक्र, एम आर वक्र। जहां पर ईडी बराबर 1 है ए आर वक्र पे, वहां पर एम आर वक्र की स्थिति क्या है, 0 है। एम आर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू 0 है। अगर एकाधिकारी यहां से एम आर जहां 0 है इससे अधिक क्षेत्र में उत्पादन करता है, देखिए अगर यहां रहकर उत्पादन करता है तो यहां देख सकते हैं, जब हम इससे एक लंब लेते हैं तो देखिए कहां टकरा रहा है, इस 0 माइनस वाले हिस्से में जाके टकरा रहा है। ऐसी स्थिति में एम आर क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, एम आर ऋणात्मक हो जाती है। और एम आर का ऋणात्मक होना प्रदर्शित करेगा किसका, टी आर के घटने का, टी आर के घटने का। तो हमेशा एकाधिकारी किस क्षेत्र में रहकर उत्पादन करेगा, हम ये कह सकते हैं कि इकाई से अधिक मांग वाले क्षेत्र में रहकर उत्पादन करेगा। उत्पादन किस में करेगा, इकाई से अधिक मांग वाले क्षेत्र में उत्पादन करेगा। किस क्षेत्र में रहकर, इकाई से अधिक मांग के क्षेत्र में रहकर उत्पादन करेगा। साथियों तो यहाँ ए आर और एम आर वक्र का आकार देखिएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम ये चीज सीखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी रुकावटें रहती हैं कौन से बाजार में, एकाधिकार बाजार में, कि वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्म का नियंत्रण रहता है। कुछ ना कुछ तो है ऐसा, वरना नई फर्में पूर्ण प्रतियोगिता में भी तो आ रही थी, यहाँ क्यों नहीं आ रही। तो यहाँ नियंत्रण रहता है और नियंत्रण के
वो कारण हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे नियंत्रण होते हैं जिनकी वजह से नई फर्में इस मार्केट में नहीं आ सकती। तो ये एक शॉर्ट जानकारी थी किसकी, एकाधिकार बाजार की। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम एकाधिकार में कीमत निर्धारण भी सीखेंगे और एकाधिकार में जो प्रभावपूर्ण रुकावटें होती हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा दोस्तों। और मैं कहूं कि आपको इस वीडियो में मैं एक छोटा सा प्रश्न भी दे रहा हूं, उसका आंसर मुझे आप दीजिएगा। मैं आपसे यहाँ मेरा क्वेश्चन जो है वो ये रहेगा, कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप आंसर दीजिएगा। आपके लिए भी क्वेश्चन है वो ये है कि हम कह सकते हैं एकाधिकार की स्थिति में, मोनोपोली मार्केट की स्थिति में, मोनोपोली मार्केट की स्थिति में एकाधिकारी किस क्षेत्र में उत्पादन करता है। एकाधिकारी मोनोपोली मार्केट में एकाधिकारी उत्पादन का बिंदु कहां निर्धारित करता है, कहां निर्धारित करता है। ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए और इसको हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया है। यहां देखिएगा आपके सामने ये लिखा हुआ भी है कि कहां उत्पादन कर रहा है। वीडियो देखते रहिए, बी कंटिन्यू एंड थैंक यू।